chapter 5, therapeutic approaches in the last video. And now we are continuing with it. और जो टॉपिक चल रहा है दैट इज टाइप्स ऑफ थेरेपीज. तो वी गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ थेरेपीज. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी क्या होता है. हमने ये देख लिया है कि वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी डिड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपिक अप्रोचेस. आपने उसमें देखा कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होगा, ये होगा, वो होगा. आपने फिर गोल्स देखे. फिर आपने थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में जाना और उसके दो कंपोनेंट्स भी देखे, क्या कि कॉन्ट्रैक्चुअल होता है नेचर में एंड दूसरा इट इज़ ऑफ लिमिटेड ड्यूरेशन. थ्रू आउट दैट आपने बहुत सारे और भी पॉइंट्स पढ़े, जैसे आपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पढ़ा, आपने सिंपैथी पढ़ा. सो वी आर डन विद ऑल दोज टॉपिक्स एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ थेरेपीज. नाउ थ्रू आउट जितना भी हमने पढ़ा है वी हैव अगेन एंड अगेन स्ट्रेस कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज एग्जिस्ट कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज होती हैं. साइकोथेरेपीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नाउ लुक, देयर इज वन थिंग दैट्स कॉमन. हर साइकोथेरेपी का एम एक ही है कि वो ह्यूमन डिस्ट्रेस को रिमूव करना चाहती है, वो फॉस्टर करना चाहती है इफेक्टिव बिहेवियर. बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि उनके कंसेप्ट कैसे हैं, मेथड्स कैसे हैं, टेक्निक्स कौन सी यूज कर रहे हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं विच आर अंडरलाइन दिस. Though all psychotherapies aim at removing human distress and fostering effective behavior, they differ greatly in concepts, methods, and techniques. Psychotherapies may be classified into three broad classifications. आप psychotherapies को classify कर सकते हो तीन broad classification में. किसके basis पे? देखो, जितनी भी psychotherapies आप आगे जाके पढ़ोगे, let it be psychodynamic, let it be behavior, existential, या different different psychotherapies आप पढ़ने वाले हो. एम सबका क्या है कि आपको क्लाइंट को हेल्प करनी है, क्लाइंट का डिस्ट्रेस कम करना है कि उसका वी हैव टू फोस्टर इफेक्टिव बिहेवियर इन द क्लाइंट. कंसेप्ट्स, मेथड्स, टेक्निक्स, दीज आर डिफरेंट बट द एम इज सेम. एम सेम है, टेक्निक्स मेथड्स डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है वो आप देखोगे. हम नाउ दे आर क्लासिफाइड एज, जस्ट गिव मी, दे क्लासिफाइड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज जो आपको क्या देखने को मिलेंगे. साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, existential psychotherapies. These are the three broad categories जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं. And these broad categories are you going to study कि वो कैसे कैसे different हैं, कैसे कैसे psychodynamic, like what are, how are these psychotherapies different from each other. Now अब बहुत चीज़ें पढ़ोगे कि कॉज कैसे क्या था, कॉज एग्जिस्टेंस में कैसे, एंड इट गेट्स प्रिटी कंफ्यूजिंग इफ यू हैव नॉट मैनेज्ड इट आउट. क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा I think it could be more organized, but again you can also do it. You have to make a table. ठीक है, आपने अपने बेसिस लिख लिए फर्स्ट कॉलम में कि बेसिस क्या है. मान लेते हैं हम जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम उसमें कॉज देखेंगे कि भैया इस थेरेपी के हिसाब से, साइकोडायनेमिक थेरेपी के हिसाब से कौन सी कि हमारी जो डिसऑर्डर है उसका कॉज क्या है, डिसऑर्डर आया ही क्यों आया. बिहेवियरल थेरेपी के हिसाब से डिसऑर्डर का कॉज क्या है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के हिसाब से डिसऑर्डर का कॉज क्या है. तो आप सबसे पहले कॉज पढ़ते हो, तो हेयर यू रोट कि आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, कॉज. एंड देन यू रोट साइकोथेरेपीज में क्या है, बिहेवियरल में क्या है, एग्जिस्टेंशियल में क्या है, और ऐसे ही आपका टेबल बन जाता है. नाउ दिस पुट फोर्स अ मोर क्लियरर इमेज इन योर माइंड एंड हेल्प्स यू थ्रू आउट. ठीक है, अब अगर बात करें साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, एग्जिस्टेंशियल की, इनकी थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कौन पहले आया. तो साइकोडायनेमिक सबसे पहले आया, बिहेवियरल उसके बाद आया, एग्जिस्टेंशियल सबसे लास्ट में लेटेस्ट है, और इसको थर्ड फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि लास्ट में आया. तो ऐसे साइकोडायनेमिक इज द फर्स्ट फोर्स, बिहेवियर इज द सेकंड फोर्स, एग्जिस्टेंशियल इज द थर्ड फोर्स. तो अभी थर्ड फोर्स है, और थर्ड फोर्स के साथ 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 क्या है कि कहीं ना कहीं साइकोडायनेमिक और बिहेवियर में कुछ चीज़ें इग्नोर हो गई थी. जैसे अगर आप बात करें द इनेट, something that's so within you, your need or your urge to find existence of your life, you to define the meaning of your life, the reason of your life, या फिर जो आपकी ब्राहम मैस्लो वाली ह्यूमनिज्म वाला कंसेप्ट है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं साइकोडायनेमिक और बिहेवियरल में ओवरलुक कर दी. So that's why, because existential psychotherapies cover some of those aspects which are overlooked there, इसलिए इसको थर्ड फोर्स कहा जाता है. तो लेट्स रीड इट फ्रॉम हेयर. इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, साइकोडायनेमिक थेरेपी इमर्ज्ड फर्स्ट. साइकोडायनेमिक सबसे पहले आई. उसके बाद आपके पास बिहेवियर थेरेपी आ रही है. उसके बाद आपके पास एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आ रही हैं, जिसको आप थर्ड फोर्स भी कह रहे हो. मैंने आपको बता दिया थर्ड फोर्स क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इट हैज इमर्ज्ड लास्ट. वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं कि थर्ड फोर्स क्यों कह रहे हैं, बट इट हैज इमर्ज्ड लास्ट. द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. ये फॉलोइंग कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे उसका डिवीजन आपको देखने को मिलेगा. नाउ गेटिंग टू द पैरामीटर्स इटसेल्फ, सबसे पहले आपके पास क्या है, कॉज. देखिए समझिए, पहले पढ़ने से पहले ये चीज़ समझिए कि साइकोडायनेमिक जो थेरेपी है, या फिर जो आप बिहेवियरल थेरेपी है, या फिर आप एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, ये आप थेरेपी है किसके लिए, क्लाइंट के लिए. ठीक है, वील हेल्प हिम ओवरकम हिज प्रॉब्लम, ओवरकम हिज सिचुएशन.
तो कॉज में आप क्या पढ़ने वाले हो? कॉज में आप ये पढ़ने वाले हो कि डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज क्या मानकर चल रही है, कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, कॉज क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का। मान लेते हैं कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, एबनॉर्मैलिटी एग्जिस्ट कर रही है, उस एबनॉर्मैलिटी का जो कॉज है अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक अलग है, बिहेवियरल अलग है, तो दैट इज डिफरेंट। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट, दैट विल स्टडी। साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या कहती है कि जितने भी आपके डिसऑर्डर्स है या नॉर्मेलिटी है, उसका रीजन क्या है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके अंदर साइक ऑफ द पर्सन जिसको आप कह रहे हो, साइक ऑफ द पर्सन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, देखो कनेक्टेड विद द लास्ट चैप्टर, कनेक्टेड विद व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th साइकोलॉजी। आपने क्या पढ़ा, आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा। आपने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा तो आपने पिछले ही चैप्टर में इड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ा। आपने 11th में पढ़ा और इवन इन 12th भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में आपने पढ़ा। आपने देखा कि कैसे जब इड ईगो सुपर ईगो बैलेंस नहीं होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा कि कैसे हम अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, दीज अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, दीज बिकम अ प्रॉब्लम। तो साइकोडायनेमिक हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड कि जो आपके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यही रीजन है। दीज आर द रीजंस ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दीज आर द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। Psychodynamic therapy is of the view that interpsychic conflict, that is the conflict that are present within the psyche of the person, are the sources of psychological problems. This is psychodynamic therapy. तो अब मैंने आपको क्या बताया था, आपने टेबल बनानी है, ठीक है बनाइए। आपने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कॉज का लिखा था, तो साइकोडायनेमिक में आप क्या लिखेंगे, साइकोडायनेमिक में आप लिखेंगे, देखो अगर मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल आप तुम पेन नोटबुक लेके बैठ ही जाओ कि बस यहाँ पे ड्रॉ ही करने लग जाना है, नहीं करने लग जाना। व्हाट यूज्ड टू हेल्प मी वाज दैट यू कैन जस्ट राइट आई सी। नाउ जब आप इसको पढ़ने बैठोगे, या तो आपको याद ही होगा इंटरसेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपको नहीं याद होगा तो यू विल एक्टिवली रिकॉल, यू विल ओपन योर बुक एंड यू सी, एंड देन दिस विल ऐड ऑन टू योर मेमोरी। दिस इज रियली इफेक्टिव, इट हेल्प्ड मी। इफ इट्स नॉट इफेक्टिव फॉर यू तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इवन इफ यू रीडिंग इट, यू अंडरस्टैंडिंग इट, तो समझ आ जाएगा। साइकोडायनामिक थ्योरी क्या है, वो कह रही है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है कॉज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कॉज क्या है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट that are present within the psyche of the person, आपके साइक के अंदर है, are the sources of psychological problems। अब बिहेवियरल थेरेपी पे आ जाते हैं। बिहेवियरल थेरेपी क्या कहती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि बिहेवियरल थेरेपी जब यहाँ पे इसकी बात की जाए तो वी आर सेइंग कि जो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स है या फिर फॉल्टी, देखो हो क्या रहा है, सिंपल सी बात वो ये कह रहे हैं कि कंडीशनिंग गलत है। द कंडीशनिंग, द द वे द चाइल्ड इज टॉट, उसने फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स, फॉल्टी कॉग्निशन पैटर्न्स अडेप्ट कर लिए हैं, इसलिए देखो देयर वाज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइन। क्या थी लाइन, कि बिहेवियर चाहे एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, एबनॉर्मैलिटी एंड नॉर्मैलिटी बोथ आर लर्न, ठीक है। तो बोथ आर लर्न, और जो चीज़ लर्न किया जा सकता है वो अनलर्न भी किए जा सकते हैं। तो बिहेवियरल थेरेपीज क्या कहती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। जब आप कॉग्निशन पैटर्न्स आपकी फॉल्टी हो जाते हैं, आप फॉल्टी बिहेवियर को लर्न कर लेते हो, तो व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉल्टी लर्निंग हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या है एफ एल लिख सकती हूँ, दैट एफ नीड्स टू बी रिटन इन अ गुड वे। चलिए एफ एल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज की। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कह रही है, कॉज, वो कह रही है कि कॉज क्या है, कि जब क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं या फिक्शन अराइज हो जाता है, जब आप अपनी लाइफ को मीनिंग नहीं दे पाते, अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं दे पाते, अपनी लाइफ का मोटिव नहीं बता पाते, अपनी लाइफ का एम नहीं बता पा रहे, आप इस धरती पे क्यों, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, द मोटो ऑफ लाइफ, द फिलोसफी ऑफ लाइफ, जब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, व्हेन यू गेटिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, then this becomes a leading cause of the psychological problem. So existential therapy is क्या कह रही है, that questions about the meaning of one's life, जब आप अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो, या अपनी लाइफ और एग्जिस्टेंस के मीनिंग के बारे में आपके पास क्वेश्चंस हैं, यू आर डाउटफुल अबाउट इट, दिस कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्या, एक तो मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, तो यू कैन राइट एल एंड ई कि लाइफ और एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप एम और ई भी ले सकते हो, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो when you're unable to give meaning to your life and existence, that causes psychological problems. When you have questions about the meaning of your life and existence, that causes psychological problems. So this is what the causes are. तो इस बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, देखो अब यहाँ पे अगर just put a hand on the screen and look at her,
आपको आईसी से क्या समझ आ रहा है साइकोडायनामिक में कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे इसलिए प्रॉब्लम आई। एफएल से क्या समझ आ रहा है कि फॉल्टी लर्निंग पैटर्न से इसलिए प्रॉब्लम आई। एलई से क्या समझ आ रहा है कि लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस के बारे में आपके पास क्वेश्चन थे इसलिए प्रॉब्लम आई, इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, सो दिस इज डन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब पढ़ने से पहले लेट मी गिव एन इंपॉर्टेंट टू इट। देखो, हम कह रहे हैं कि ये कोई एक्स वाई जी कॉज था, इसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आ गई है यहाँ पर आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जाम्पल क्यों उठा लेते हैं कि साइकोडायनेमिक, साइकोडायनेमिक क्या कह रहा है कि आईसी इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या आ रही है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पी एंड पी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आ रही है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पर इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बने, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द कॉज। ये जो कॉज आपको दिख रहा है इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, कि आपके इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मान लेते हैं यू वर टॉट, योर आइडियल्स वर टॉट दैट यू आर नॉट सपोज टू सिंग, या फिर सिंगिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, जो हमारे फैमिली में खानदान में ये नहीं होता है, सिंगिंग नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, यूर टॉट अबाउट दैट, बट यू वांट टू बिकम अ सिंगर। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, दैट इज एन इंटरसेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि एक जगह तो यू वांट टू प्लीज योर पेरेंट्स एंड बिकम सम एक्स वाई जी इंजीनियर, और दूसरी तरफ यू वांट टू बिकम एन सिंगर बिकॉज दैट्स योर पैशन। तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर this situation that might have happened in your childhood, that is an unresolved desire, या फिर आपका कोई fear था, या मान लेते हैं कि स्टेज फियर है, your parents are always forcing you on stage but आप नहीं जाना चाहते, चाहे fear है आपका, you once you went on stage and everybody and you were not able to, you let's say आप किसी शब्द में अटक गया, you got into a problem XYZ reason, तो उस वजह से इंटरसेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बना। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट से आपको क्या आया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आई। तो अभी इंटरसेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी है, कि डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज के हिसाब से कॉज कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। नाउ लेट्स स्टडी दैट। इन द साइकोडायनेमिक थेरेपी, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के अनफुलफिल्ड डिजायर्स या फिर चाइल्डहुड फियर्स जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, लीड टू इंट्रासाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इंट्रासाइक कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी अभी क्या बताया कि इंट्रासाइक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आपका कॉज है। तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट तो आपका कॉज है, ये कॉज अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहा है, कॉज अपनी एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कॉज अपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आ रहा है, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके साथ अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट कॉजेज इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, एंड इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब अगर आप बात कर रहे हैं द बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है, वो कहती है कि जो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स है, फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स की वजह से क्या होता है, फॉल्टी लर्निंग होती है, फॉल्टी थिंकिंग होती है, फॉल्टी कॉग्निशन होती है, फॉल्टी बिलीफ होता है, उसकी वजह से मेल अडेप्टिव बिहेवियर्स आते हैं। अब दैट लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर पढ़ा कि भैया अभी आपने कॉज में क्या पढ़ा, FL फॉल्टी लर्निंग, मतलब फॉल्टी लर्निंग हो गई है, फॉल्टी लर्निंग हो गई मतलब यू आर, देखो नाउ लेट्स से यू हैव सीन योर फादर क्रॉस द रेड लाइट, ठीक है, दैट इज अ फॉल्टी लर्निंग, आपने ठीक लिया, ठीक है, इट्स ओके टू क्रॉस द रेड लाइट और इट्स ओके टू जंप ऑन द रेड लाइट और व्हाटएवर, फॉल्टी लर्निंग है। तो नाउ यू आर ऑल्सो बिहेविंग इन इट, अब आप भी उस ऐसी एक्टिविटीज में, अब आप भी रूल्स ब्रेक कर रहे हो, दैट इज यू आर एंगेजिंग इन दो सेम एक्टिविटीज, क्यों, क्योंकि आपने मैलअडैप्टिव बिहेवियर अडेप्ट कर लिया। तो इस मैलअडैप्टिव बिहेवियर का कॉज क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉल्टी थिंकिंग एंड बिलीफ leads to maladaptive behavior which in turn leads to psychological problems। अगर आप existential therapy की बात करोगे तो this places importance on the present, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी प्रेजेंट पे इंपॉर्टेंस डालता है। इट इज द करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन, सेंस ऑफ फिटिलिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। देखो क्या कह रहे हैं वो, अगेन आपने साइकोडायनामिक पढ़ा, आपने बिहेवियर पढ़ा, आपने दोनों में एक चीज देखी, साइकोडायनामिक को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाइल्डहुड में आपका कोई अनफुलफिल्ड डिजायर था, कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। आपने बिहेवियर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कंडीशनिंग पैटर्न्स गलत थे चाइल्डहुड में, मान लो, या फिर थ्रू आउट योर लाइफ कंडीशनिंग पैटर्न्स गलत लग रही हैं, फॉल्टी थिंकिंग बिलीव्स है, मैलअडैप्टिव बिहेवियर आ गया। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी प्रेजेंट की बात करता है, कि एट प्रेजेंट आप फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, एलिनेट फील कर रहे हो, आप सोसाइटी का पार्ट या किसी ग्रुप का पार्ट, you're not able to associate yourself with others, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, आपको लग रहा है आपके एग्जिस्टेंस का कोई रीजन ही नहीं है, योर एग्जिस्टेंस इज फ्यूटाइल, इट इज ऑफ नो यूज,
विच कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये थॉट्स, ये करंटली जो आप फील कर रहे हो, लोनलीनेस, एलियनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, दिस कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब आपने क्या देख लिया, कॉज कैसे एग्जिस्टेंस में आया। साइकोडायनेमिक में अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर्स। आपने यहाँ पर देख लिया कि भैया फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न है, फॉल्टी लर्निंग है, फॉल्टी थिंकिंग है, यहाँ पर करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलियनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं अब हम चीफ मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पे। चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब अभी थेरेपी ट्रीट कैसे करती है, व्हाट आर दे, व्हाट आर दे चूजिंग फॉर हेल्पिंग द क्लाइंट। इन साइकोडायनेमिक थेरेपी में अगर बात करें तो अनफुलफिल्ड जो डिजायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं चाइल्ड, ओके वी डन विद इट। व्हाट इज द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, साइकोडायनेमिक थेरेपी यूजेस मेथड्स ऑफ फ्री एसोसिएशन। क्या होता है मैं भी बताती हूँ आपको। देखो फ्री एसोसिएशन क्या होता है कि मान लेते हैं, अब बताते हैं इसको पूरा पढ़ते हैं। एंड द रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू एलिसिट थॉट्स और फीलिंग्स ऑफ क्लाइंट। फ्री एसोसिएशन इज आप अज्यूमिंग आप मेरे क्लाइंट हो, आप बैठे हुए हो, एंड देन आई टेल यू आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं बोलते जाओ। कंटिन्यू स्पीकिंग, जो भी थॉट आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, शिफ्ट जब भी आपको लग रहा है कि ठीक है अभी दूसरा कोई थॉट आ रहा है, आप उस दूसरे थॉट के बारे में बोल जाओ। फ्रीली एसोसिएट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बोलना है, सब्जेक्ट पे नहीं बोलना है, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलते जाओ, दैट इज फ्री एसोसिएशन। जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं आप मुझे वो रिपोर्ट करोगे कि ठीक है मुझे ये ड्रीम आया। अब वो ड्रीम आया तो आई विल व्हाट यूर ड्रीमिंग, आई यूज इट टू एलिसिट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर फीलिंग्स। इस मटेरियल को इंटरप्रेट किया जाता है। कौन सी मटेरियल को, आपने फ्रीली एसोसिएट करके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि भैया ठीक है फ्री एसोसिएशन में उस इंसान ने ये बातें की, ठीक है। फिर आपने मुझे अपनी ड्रीम्स एलिसिट किए, मेरे पास वहां से इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ ड्रीम्स की ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है। उसके बाद मैं उस मटेरियल को इंटरप्रेट करूंगी टू द क्लाइंट टू हेल्प हिम comfort and resolve the conflicts and thus overcome problems. Now I'll use the information that I've obtained from here to help him confront his problem, to help him resolve his problem, अपनी conflicts को solve कर पाए और अपनी problems को overcome कर पाए। ये क्या है, साइकोडायनेमिक है। आपने साइकोडायनेमिक में दो चीजें, जब आप थेरेपी की बात कर रहे हो आपने दो चीजें याद रखनी है। कौन सी, सबसे पहले है फ्री एसोसिएशन, और उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर फ्री एसोसिएशन यू हैव टू रिमेंबर एलिसिटिंग ऑफ ड्रीम्स। द ड्रीम्स आप आएंगे रिपोर्ट करेंगे मुझे ड्रीम्स, एंड देन आई एलिसिट देम एंड देन आई इंटरप्रेट देम एंड आई गेट द कंक्लूजंस आउट ऑफ देम। अगर आप बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो बिहेवियर थेरेपी आइडेंटिफाइज द फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न। बिहेवियरल थेरेपी क्या करती है, फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है एंड सेट अप अल्टरनेटिव बिहेवियरल कॉन्टिजेंसीज टू इम्प्रूव बिहेवियर। देखो फॉल्ट बिहेवियरल थेरेपी क्या कर रही है, सिंपल सी बात कर रही है। बिहेवियरल थेरेपी में क्या करेगा, वो सबसे पहले तो आपकी फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा कि ठीक है यहाँ पे फॉल्टी कंडीशनिंग हुई है। फिर आपका इस मतलब फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न मतलब यू हैव बीन कंडीशनड टू ब्रेक द रेड लाइट, ठीक है, यू हैव बीन कंडीशनड टू टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न है, मैंने वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया। फिर मैं आपको एक अल्टरनेटिव बिहेवियरल कॉन्टिजेंसी दूंगी कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। नाउ व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग विद यू अल्टरनेटिव बिहेवियरल कॉन्टिजेंसीज तो इससे आपका बिहेवियर इंप्रूव करूंगी, आई एम टू इंप्रूव योर बिहेवियर। क्यों, बिकॉज योर बिहेवियर मैलअडैप्टिव बिहेवियर इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। कि देखो कनेक्ट करके चलो, आपने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा कि भैया यहाँ पे फॉल्टी लर्निंग हो रही है, मैलअडैप्टिव बिहेवियर है, मैलअडैप्टिव बिहेवियर इज द कॉज, इज द प्रॉब्लम है। ये मैलअडैप्टिव बिहेवियर ही तो प्रॉब्लम है, इस मैलअडैप्टिव बिहेवियर को ही तो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव बिहेवियरल कॉन्टिजेंसीज आपको प्रोवाइड करूंगी एंड आई हेल्प यू इम्प्रूव योर बिहेवियर। उसके बाद आता है कॉग्निटिव मेथड्स एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ थेरेपी चैलेंज द फॉल्टी। आपकी जो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स है, मान लेते हैं आप बड़े इररिलेवेंट कुछ सोच रहे हो, आप बैठ के सोच रहे हो कि ठीक है ऐसा थोड़ा होता है, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क और गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड, दे शुड नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस बिकॉज इफ दे गेट इंडिपेंडेंस तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो आ जाएगा। तो आपका ये फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है, इसको चैलेंज करना। अब देखो आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब अगर अगर आप ऐसा करते भी हो तो आप नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग का यूज करोगे। उसने कहा दैट वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू लीव हाउस। आप उसके सिर पे नहीं चढ़ जाओगे, ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसे कैसे कह सकते हो, इवन व्हेन माय तो सोल शाउट्स टू स्ट्रैंगल द पर्सन टू डेथ, बट इवन इन दैट केस नहीं करना है। यू हैव टू बी नॉन डायरेक्टिव, दैट्स व्हाट यू हैव टू होल्ड एज अ साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट टाइप्स ऑफ थेरेपी चैलेंज द फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ द क्लाइंट टू हेल्प हिम और हर ओवरकम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। वो अपना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ओवरकम कर पाए, दिस अपनी फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स चेंज कर पाए, विल हेल्प हिम देन
इन दैट वे। हम उसकी फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करेंगे, उसका बिहेवियर इंप्रूव करेंगे, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम में हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं आप एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है कि थेरेपेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कैसा? पॉजिटिव होगा, एक्सेप्टिंग होगा, नॉन जजमेंटल होगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की जा रही है, पिछली वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है। कनेक्ट कीजिए, नहीं याद आ रहा तो भाई वापस जाइए। क्या जाइए कि क्या पढ़ाया था मैंने जब आपको बताया था कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि नो मैटर व्हाट यू डू और नो मैटर व्हाट यू टेल मी, आप मुझे कुछ भी बताइए, इवन इवन द सिंस एज पीपल रेफर टू इट, नो मैटर व्हाट यू विल टेल मी और हाउ यू विल टॉक और व्हाट यू आर और व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू विल डू, मैं आपको आई हैव सेम पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर यू। दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से क्या होगा, द पर्सन विल बिल्ड ट्रस्ट इन टू यू, दिस विल हेल्प यू इन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप। द एक्जिस्टेंशियल थेरेपी प्रोवाइड्स अ थेरेपेटिक एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव होगा, एक्सेप्टिंग होगा, नॉन जजमेंटल होगा, ताकि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से बात कर पाए। अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थेरेपिस्ट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। सल्यूशन खुद क्लाइंट पे, क्लाइंट खुद अपना सोल्यूशन निकालेगा, खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ करेगा, थेरेपिस्ट सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। आपने अभी अभी क्या पढ़ा, आपने साइकोडायनेमिक पढ़ा, साइकोडायनेमिक में क्या कह रहा है, थेरेपिस्ट क्या करेगा, फ्री एसोसिएशन कराएगा, उसके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करेगा। आपने अभी अभी क्या पढ़ा, अपने बिहेवियर पढ़ा, आपने कहा साइकोलॉजिस्ट क्या है, उसकी फॉल्टी कॉग्निशन पैटर्न्स को चेंज करेगा, उसके फॉल्टी बिहेवियर को चेंज करेगा। दोनों ही चीजों में आपने क्या देखा कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो काम कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट चेंज ला रहा है। यहाँ पर हम अज्यूम करें कि साइकोलॉजिस्ट ही चेंज ला सकता है, वो इंसान खुद नहीं चेंज ला सकता, साइकोलॉजिस्ट चेंज लाएगा। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट चेंज फैसिलिटेट करेगा, साइकोलॉजिस्ट चेंज लाने में हेल्प करेगा, लाएगा नहीं। it can like therapist client say change, he'll make the client bring change in his life. ठीक है, that's the right line. The client is able to talk about the problems and the therapist act as a facilitator. therapist आपका facilitator होगा, जो client होगा वो solutions पे पहुंचेगा through a process of personal growth, through a process of personal growth वो solutions पे पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं nature of therapeutic relationship की, if you're talking about nature of therapeutic relationship between the client and the therapist, तो अब ये नेचर कैसा होगा, यही पॉइंट जो मैंने आपको अभी भी बताया है ना, कि सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में कहा जा रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वो फैसिलिटेटर है, बाकी जगह में थेरेपिस्ट ही चेंज ला रहा है। यहाँ पर क्लाइंट, देखो ये लाइन रहेगी ना हमारे पास, क्लाइंट अराइव्स एट सोल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनली ग्रो करेगा, उस पर्सनल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या है, थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराएगा, और फिर ही पर्सनली ग्रो एंड ही फाइंड सोल्यूशन टू हिज ओन प्रॉब्लम्स। अब रिलेशनशिप कैसा होगा, साइकोडायनामिक थेरेपी में क्या जिम किया जा रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वही अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट के इंटर के कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्लाइंट से बेटर अंडरस्टैंड करता है, और इसीलिए जो थेरेपिस्ट है वही इंटरप्रेट करेगा क्लाइंट के थॉट्स को, क्लाइंट के फीलिंग्स को, फिर उसको क्लाइंट को बताएगा ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए। और उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी क्या ज्यूम करके चल रही है कि जो थेरेपिस्ट है वही बता पाएगा कि फॉल्टी बिहेवियर कौन सा है, थॉट पैटर्न्स कौन से हैं, फिर वो क्लाइंट को बताएगा कि भैया ये फॉल्टी है। फर्दर असम्पशन मानी जाती है कि जो थेरेपिस्ट है वही केपेबल है फाइंडिंग आउट, वही निकाल सकता है कि करेक्ट बिहेवियर कैसा है, करेक्ट थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, क्या अडेप्टिव होगा, क्या मैल अडेप्टिव होगा। देखो अब मैंने अभी आपको ये बताया कि चाहे आपका साइकोडायनामिक हो चाहे बिहेवियर, दोनों ज्यूम करके चल रहे हैं कि थेरेपिस्ट ही केपेबल है वो अराइविंग सोल्यूशन टू क्लाइंट्स प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपके क्लाइंट लेकर आए हैं उसका सोल्यूशन कौन लाएगा, उसका सोल्यूशन थेरेपिस्ट लाएगा। कौन कहाँ जूम करके चल रहे हो, आप ये जूम करके चल रहे हो साइकोडायनेमिक में और बिहेवियरल में। Whereas in contrast to that, existential therapies में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो तो सिर्फ वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराएगा, वो सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा, जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ट्रस्टिंग होगा, कन्फाइंडिंग होगा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको मिल रहा है, एम्पैथेटिक रिलेशनशिप टू विच द क्लाइंट फील सिक्योर, क्लाइंट सिक्योर फील करेगा, और ही विल फाइंड द नेचर एंड द कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बता रही हूँ क्या है यहाँ पर नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, साइकोडायनेमिक में कि भैया थेरेपिस्ट लाएगा, थेरेपिस्ट ही समझ सकता है इंटरसेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर वो क्लाइंट को हेल्प करेगा समझने में, फिर यहाँ पर थेरेपिस्ट ही बताएगा फॉल्टी कॉग्निशन पैटर्न्स कौन से हैं, अडेप्टिव बिहेवियर कौन सा है, और फिर वो उसको अडेप्टिव बिहेवियर भी बताएगा। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल में वो कह रहे हैं नहीं, थेरेपिस्ट सिर्फ फैसिलिटेटर होगा, सोल्यूशन पे खुद क्लाइंट आएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज चीफ बेनिफिट्स। चीफ बेनिफिट्स सारी थेरेपीज में से कौन से आ रहे हैं, देखो साइकोडायनामिक थेरेपी से चीफ बेनिफिट आपको एज अ क्लाइंट का मिलता है, आपको इमोशनल इंसाइट मिलती है। इमोशनल इंसाइट इज इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंसाइट ऑन टू योर सेल्फ,
द इमोशनल साइड दैट यू ड्राइव फ्रॉम द ट्रीटमेंट, द वे दैट यू एक्नॉलेज योर सेल्फ कि आपके अंदर कौन से कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे। नाउ द फैक्ट दैट यू एक्नॉलेज दोस कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में ही बहुत हद तक इट्स अ ग्रेट थिंग। Psychodynamic theories values emotional insight as an important benefit that the client derives from the treatment. Emotional insight की बात की जाए तो वो प्रेजेंट होता है जब क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटेलेक्चुअली, एक्सेप्ट कर पाता है इमोशनली, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जब वो समझ पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है और उन्हीं इमोशंस को चेंज कर पाता है, द इमोशंस टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, if he is able to change that, the client symptoms and the stress reduces. देखो उसके symptoms reduce हो जाएंगे, उसका distress reduce हो जाएगा because of the emotional insight. Now he knows why what is happening, whatever is happening around him. अगर आप बिहेवियरल थेरेपी की बात करो तो इसमें आपका जो मेन बेनिफिट आता है वो क्या होता है कि आपके फॉल्टी बिहेवियरल या थॉट पैटर्न चेंज हो जाते हैं to the adaptive ones as the chief benefit of the treatment. Instituting adaptive or healthy behavior and thought patterns ensure reduction of distress reduce हो जाएगा, symptoms remove हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने adaptive और healthy behavior अपनी लाइफ में अडाप्ट कर लिया है। द ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, अगर आप ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की बात करें तो एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक जो अभी पढ़ के आए हो, द ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वैल्यूज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कौन जो फैसिलिटेट कर रहा है? आपका थेरेपिस्ट, ला क्लाइंट खुद रहा है। पर्सनल ग्रोथ क्या होता है? प्रोसेस होता है ऑफ गेनिंग इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग। पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे आपका मेन बेनिफिट निकल कर आ रहा है। पर्सनल ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। आप अपने आप को समझ पा रहे हो, you're gaining understanding of yourself, आप क्या लाइफ में इंस्पायर कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या है, आपका मोटिव ऑफ लाइफ क्या है, आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है। दिस इज द मेन और द चीफ बेनिफिट दैट द क्लाइंट गेट्स फ्रॉम द थेरेपी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से पता है क्या बनकर आ गया था, वट इज पर्सनल ग्रोथ। दिस इज लाइक, लुक आपने इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा तो यहाँ पे आप देखोगे ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ऐसे बन के आ सकते हैं, बट यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से बन के आ सकता है। व्हाट इज पर्सनल ग्रोथ? नाउ यू वोंट बी इवन एबल टू डिटेक्ट कि कौन से चैप्टर से बनकर आया है। अभी इस चैप्टर का अगर टेस्ट हो तब भी उन्होंने कौन से टॉपिक से आए, बिकॉज इट्स सो, देखो, सो इनसे, देखो इनसिग्निफिकेंट आप नहीं कह सकते, बट स्टिल व्हेन यू आर स्टडिंग ब्रॉडर एस्पेक्ट तो उसमें ये चीज़ें आप नहीं ध्यान देते हो। दिस इज द पॉइंट, दिस इज हाउ यू स्टील मार्क्स बाय पेइंग अटेंशन टू दीज स्टफ। पर्सनल ग्रोथ क्या है? प्रोसेस है जिसमें आप गेन कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन एस्पिरेशंस, मोटिव्स। अब अगर बात कर रहे हो आप ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी की, ये थेरेपी लास्ट कितने टाइम के लिए कर रही है, तो लुक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, ड्यूरेशन ऑफ क्लासिकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस कई सालों तक चलती है, बट हाँ रिसेंट वर्जन्स में 10-15 सेशन में खत्म हो जाती है। बिहेवियरल या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज या फिर एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज होती है वो छोटी होती है, साइकोडायनेमिक तो बहुत बड़ी होती है भाई, साइको एनालिसिस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली छोटी होती है और कंप्लीट कंप्लीट हो जाती है कुछ महीनों में। ठीक है, they completed in a few months. Now coming to the conclusion of it, thus different types of psychotherapies differ on multiple parameters, बहुत differentiate exist कर रहे हैं, पर कुछ common methods होते हैं उनके provide treatment for psychological distress through psychological means। जो therapist होता है, therapeutic relationship होता है, process of therapy होता है, they become the agents of change। देखो change आएगा नहीं आएगा, that depends on these agent of change in the client leading to alleviation of psychological distress। psychological distress आपका कम हो रहा है, the process of psychotherapy begins by formulating the client's problem। थोड़ा सा याद आ रहा है कहीं? कंसोलिडेशन फॉर्मेशन से। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स आर गिवन इन बॉक्स 5.1। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पता है क्या होता है, बॉक्स में जो चीज़ें दी होती हैं वी टेंड टू इग्नोर देम, एंड दिस इज बिजारली रॉन्ग। यहीं से क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ, स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम। आपके पास क्लाइंट आया है तो आप कौन से स्टेप्स यूज करोगे उस क्लाइंट को हेल्प करने में? लेट मी गेट टू इट बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट प्रॉब्लम, तो स्टेप सबसे पहले, क्लाइंट फॉर्मुलेशन रेफर्स टू फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन थेरेपेटिक मॉडल। जो प्रॉब्लम आपके पास क्लाइंट लेकर आया है आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो थेरेपेटिक मॉडल में, बीइंग यूज फॉर ट्रीटमेंट। जो अभी थेरेपेटिक मॉडल आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे। जो क्लाइंट फॉर्मुलेशन है उसके फॉलोइंग एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले जब क्लाइंट फॉर्मुलेशन होगा तो आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे। जो थेरेपिस्ट होता है वो पूरी इम्प्लीकेशन उसकी डिस्ट्रेस की अंडरस्टैंड कर पाता है, बीइंग एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, कि क्लाइंट को जो भी डिस्ट्रेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इट। फिर आप पढ़ रहे हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरेपीज।
कि साइकोथेरेपी में कौन से एरियाज को टारगेट किया जाएगा। अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन में हो, थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन जब होती है, मतलब आप मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मैंने थ्योरेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया, तो उसमें क्लियरली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है प्रॉब्लमेटिक एरियाज का, जिसको आप टारगेट करोगे थेरेपी के लिए। तो अगर मेरे पास क्लाइंट आया है कि वो अपनी कोई जॉब और ही इज अनेबल टू होल्ड अ जॉब, या फिर रिपोर्ट्स इनएबिलिटी टू फेस सुपीरियर्स को फेस नहीं कर पा रहा है, कोई जॉब को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्लाइंट की फॉर्मुलेशन में करूंगी बिहेवियरल थेरेपी में। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो यहीं से ये बनता है, क्या होता है जब आपके पास सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम आती है कि मैम कैसे पता चलेगा, ये तो वो है ये है। देयर इज वन थिंग अबाउट इट, जितनी भी आपकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वहां पर कुछ कीवर्ड्स होंगे विच आर एज सेम टू सेम फ्रॉम दिस योर एनसीईआरटी बुक। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मैं कहीं और नोट से भी पढ़ा सकते हो या फिर आप खुद भी नोट्स बना के पढ़ा सकते हो, बट पॉइंट इज एनसीईआरटी इज द की। यहीं से एनसीईआरटी से अगर आपने एनसीईआरटी भी घोल के पी ली ना, तो वहां पर आपके पास सेम वर्ड्स आ रहे हैं, सेम कीवर्ड्स आ रहे हैं विच आर रिटन इन द बुक, सो यू आर एबल टू गेट इट। आपके पास यहीं से क्वेश्चन बन के आ जाएगा सीरियसली। आपको मुश्किल लगता है, बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस द एनसीईआरटी, इट विल बी अ कप ऑफ टी। कैसे? वहां पे क्वेश्चन ही ऐसे बन के आ जाएगा that this is a person who is unable to hold a job, who is reporting inability to face superiors, तो आप उसको कौन सी थेरेपी दोगे? तो रुक, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट फॉर्मुलेशन इज बिहेवियरल थेरेपी एंड वुड स्टेट ऑफ लैक ऑफ, देखो असर्टिवनेस स्किल्स कम है ना, क्योंकि वो सुपीरियर्स को फेस नहीं कर पा रहा है, जॉब होल्ड नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहा है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द रीजन ही इज अनेबल टू फेस हिज सुपीरियर्स। द टारगेट एरियाज हैव दस बीन आइडेंटिफाइड, आपने टारगेट एरियाज देख लिया कि भैया यहाँ यहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। and inability to assert oneself as and heightened existence, heightened anxiety heightened anxiety, ज़्यादा एंग्जाइटी है, अपने आप को assert वो इंसान नहीं कर पा रहा है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट, अब फिर आप चूज करोगे कि ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करो। देखो ये डिपेंड करता है कि थेरेपेटिक सिस्टम आपने कौन सा लिया है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग कौन से सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। देखो ब्रॉड डोमेन को अगर हम छोड़ भी दें तो चॉइस ऑफ टेक्निक, टाइमिंग ऑफ टेक्निक, एक्सपेक्टेशन, ये डिपेंड करता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में, कि आपने क्लिनिकल फॉर्मुलेशन जब की, व्हेन यू रोट इट ऑल डाउन कि द दीज आर द टारगेट एरियाज, दीज आर द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट ही इज सफरिंग फ्रॉम, उससे ही बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। देखो ऐसा नहीं है मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैं उसकी क्लिनिकल फॉर्मुलेशन की, मैंने डॉक्यूमेंट में लिख लिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स है। थ्रू आउट द प्रोसेस भी मुझे कई बार पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भी ये भी एक एरिया है विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है। फॉर्मुलेशन में रिक्वायर रीफॉर्मुलेशन, आपने एक बार फॉर्मुलेट कर लिया बट यू आर थिंकिंग दैट आई हैव टू रीफॉर्मुलेट इनटू इट, कहीं ना कोई क्लिनिकल इंसाइट आपने थेरेपी के प्रोसेस में किया। आई गॉट अ क्लिनिकल इंसाइट, मान लेते हैं, मैंने देखो इसी का एग्जांपल लेते हैं, द पर्सन इज लैक ऑफ असर्टिव स्किल्स और एंग्जाइटी, ठीक है मैंने फॉर्मुलेशन कर लिया। नाउ ड्यूरिंग थेरेपी मुझे पता चलता है दैट दिस पर्सन ऑल्सो इज अनेबल टू, मान लेते हैं, देखो एंग्जाइटी में आ जाएगा प्रेजेंटेशन, दिस पर्सन इज अनेबल टू, दिस पर्सन होल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, या फिर दिस पर्सन, उसकी जो बिहेवियरल टेंडेंसीज है वो अच्छी नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, अब पता चली, तो व्हाट डिड आई डू, आई डिड रीफॉर्मुलेशन, क्योंकि मेरे पास क्लिनिकल इंसाइट आया है, दैट आई हैव गेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ थेरेपी। यूजुअली जो पहले एक या दो सेशन में आपके पास इतना मटेरियल मिल जाता है कि आप इनिशियल क्लिनिकल फॉर्मुलेशन कर सको, बट एडवाइस नहीं किया जा सकता कि देखो बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के थेरेपी स्टार्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल। यू हैव टू क्लिनिकली फॉर्मुलेट, यू हैव टू टारगेट द एरियाज कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड दैट इज इट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस एंड अब उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी टू स्टार्ट साइकोडायनेमिक। थोड़ा सा अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव थेरेपीज पढ़ोगे। ईच ऑफ द थ्री मेजर सिस्टम, जो आपने तीन मेजर सिस्टम की बात की, साइकोडायनेमिक की आपने बात की, बिहेवियर की आपने बात की, और फिर आपने एग्जिस्टेंशियल की बात की, बिहेवियर humanistic existential की बात की। We're going to study that from the next video. We're going to study to be very specific psychodynamic therapy. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye.